ओके। तो फिर आज हम सॉल्यूशन के बिलियन के बाकी जो टॉपिक हैं उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कल हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी को डिस्कस किया था, मोलरिता और मोललिता को डिस्कस किया था। उसी संदर्भ में आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता की, नॉर्मलता की, ओके, और मोल प्रभाज की। ये 3 टॉपिक और है। इन 3 टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, राइट। पहला टॉपिक हम लोगों का रहेगा फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। फॉर्मलता क्या होती है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जितना भी टॉपिक है जैसे कि मोलरता, मोललिता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, ये मेन बेसिक टॉपिक हैं। ये सभी क्या बता रहे हैं, पिछले इंट्रोडक्शन में भी बताया था, ये सभी के सभी बिलियन की सॉल्यूशन की सांद्रता को मापने का एक यूनिट है, पैमाना है, तरीका है। ओके, तो उसी में हम लोग आज तीसरा पढ़ेंगे। जैसे मोलैरिटी और मोलैलिटी तो हो गई है, हम लोग तीसरा आज पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेलिता। ओके, फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा फॉर्मेलिता में कि ये जो है फॉर्मेलिटी जो होती है वो आयनिक यौगिकों के विलयन का सांद्रण बताती है। क्या, जैसे पहला चीज इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि फॉर्मेलिटी क्या बताती है, आयनिक यौगिकों के विलयन का सांद्रता व्यक्त करती है, राइट। दूसरा क्या है, एक बात और दूसरा इसमें समझना होगा। अच्छा, आयनिक यौगिक और यौगिक दोनों में अंतर है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझिए कि फॉर्मेलिटी स्पेशली किसके लिए है, किसकी सांद्रता, किसके कंसंट्रेशन को बताती है, आयनिक कंपाउंड के, आयनिक यौगिकों के। दूसरी बात क्या है, जो आयनिक यौगिक हैं उनके जैसे उनमें जैसे ये कह सकते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर वेट नहीं होते हैं, जैसे विविक्त अणु नहीं होते हैं, राइट। मैंने क्या बोला, आयनिक यौगिकों में विविक्त अणु नहीं होते हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, इसलिए इन यौगिकों के लिए अणु भार का कोई महत्व नहीं होता है। अब यहाँ पे डिस्क्रीट का मतलब थोड़ा सा समझ लें। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए सिंपल आप ले लीजिए, चलिए अमोनिया ही ले लीजिए, NH3 ले लीजिए। तो यदि अमोनिया NH3 का अणुभार निकालना है तो नाइट्रोजन का अणुभार प्लस हाइड्रोजन के अणुभार में 3 से इंटू कर लेंगे, सम कर लेंगे, ये तो हमें अमोनिया का अणुभार मिल गया। लेकिन मान लीजिए वही अमोनियम आयन NH4 प्लस है, तो उस समय हम ये कहेंगे कि ये N और H के मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अब कंपाउंड कैसा हो गया है, आयनिक हो गया है, उसका हम अणुभार नहीं निकालते, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम डिस्क्रीट कहते हैं। तो पहली बात हो गई कि फॉर्मेलिटी क्या बताती है, आयनिक यौगिकों के विलयन का सांद्रता व्यक्त करती है। दूसरी बात हो गई कि आयनिक यौगिकों में डिस्क्रीट मॉलिक्यूल मतलब कि विविक्त अणु नहीं होते, इसलिए इन यौगिकों का मतलब आयनिक यौगिकों का अणुभार का कोई महत्व नहीं होता है। आप ये समझिए, हम इसके अणुभार का इंपॉर्टेंस इसमें नहीं रखेंगे फॉर्मेलिटी में, ठीक है। और जब अणुभार नहीं आएगा, जब हम अणुभार नहीं लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट नहीं लेंगे, तो इसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इसके जगह पे यूज करेंगे ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम फार्मूला मास का प्रयोग होगा, राइट। तो फॉर्मेलिटी के लिए 3 बातें आपको ध्यान देनी होगी, फिर से सुन लीजिए। आयनिक यौगिकों के विलयन की सांद्रता, दूसरा आयनिक यौगिकों की मतलब मॉलिक्यूलर वेट हम नहीं निकालेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट के जगह पे आयनिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम फार्मूला मास का प्रयोग करेंगे। तो ये 3 शर्तों के साथ हम फॉर्मेलिटी को समझेंगे। ओके, ये 3 शर्तें क्या है मैं नोट करता हूं। ओके, तो ये देखिए मैंने मेंशन कर दिया है फॉर्मेलिटी, जो विलयन की सांद्रता बताएगा फॉर्मेलिटी के रूप में, वो फॉर्मेलिटी के लिए इन शर्तों का होना जरूरी होता है, ठीक है। अभी जो मैंने डिस्कस किया उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। अब हम समझते हैं कि मतलब बेसिकली डेफिनीशन क्या होती है इसकी, किसकी, फॉर्मेलिटी की डेफिनीशन क्या होती है। बिल्कुल, फॉर्मेलिटी की डेफिनीशन हम ऐसे समझते हैं, जैसे किसी निश्चित ताप पर, ओके, क्या बोला, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में, पहली शर्त क्या होनी चाहिए, किसी निश्चित ताप पर। इसकी जो डेफिनीशन बताई जा रही है वो क्या बताई जा रही है
किसी निश्चित ताप पर, हमें क्या लेना है, पहले तो ताप हमने निश्चित कर लिया, फिर क्या लेना है, 1 लीटर विलयन में, विलयन कितना लेना है, 1 लीटर लेना है। तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित या घुलित, याद करिए मोलरता में भी ऐसे ही बोला गया था। मोलरता में भी यदि आपको याद होगा तो मोलरता यही बताई गई थी कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, राइट, यही नहीं बताया गया था। इसमें हम क्या बता रहे हैं, उतना चीज तो कॉमन है, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित, वहां पर क्या था, विलेय के मोलों की संख्या थी। यहां पर हम क्या कहेंगे, आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, क्या बोलेंगे, आयनिक पदार्थ के, आयनिक पदार्थ के, यहां आयनिक पदार्थ ही विलेय है, तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थ की क्या चीज, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या उस विलयन का, उस विलयन का उसी ताप पर, है ना, उस ताप पर क्या कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। बिल्कुल, यदि आपने मोलैरिटी पढ़ा होगा तो बहुत आसान है। जैसे मोलैरिटी में भी यही था, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित, वहाँ पर क्या था, वहाँ आयनिक पदार्थ नहीं था, वहाँ पर क्या था, विलेय के मोलों की संख्या थी। यहाँ पर क्या है, घुलित आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको बताया शुरू में कि आयनिक यौगिकों में हम अणु भार नहीं लेते, मॉलिक्यूलर वेट नहीं लेते, उसकी जगह पर क्या यूज करते, ग्राम सूत्र द्रव्यमान यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो विलेय पदार्थ होगा, आयनिक जो विलेय पदार्थ है, उसका हम क्या लेंगे, ग्राम सूत्र द्रव्यमान लेंगे, राइट। तो ये हो गया फॉर्मेलिटी, क्या, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या उस विलयन का उस ताप पर फॉर्मेलिता कहलाती है। अब यहाँ से यदि हम देखें तो विलयन की फॉर्मेलिता क्या हुई भाई, विलयन की फॉर्मेलिता, विलयन की फॉर्मेलिता जरा देखो, क्या हम करेंगे, क्या आपने बोला है, प्रति लीटर विलयन में घुलित, यानी कि विलयन का आयतन आपको किस में लेना है, लीटर में लेना है, प्रति लीटर बोला ना, तो विलयन का आयतन, भाई विलयन में कितना विलेय है यही तो होता है, तो विलेय ऊपर होता है, विलयन का आयतन नीचे होता है, तो डेनोमिनेटर में नीचे क्या हो गया, विलयन का आयतन हो गया, विलयन का आयतन हो गया। और ये आयतन किस में होना चाहिए भाई, लीटर में होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा में ही प्रति लीटर विलयन में घुलित क्या, आयनिक पदार्थ के द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, आयनिक पदार्थ ही यहाँ पर क्या है, विलेय है। तो यहाँ जो ऊपर आयनिक पदार्थ लिखेंगे उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, विलेय। और यहाँ विलेय के मोलों की संख्या नहीं लिखनी, यहाँ पर क्या लिखना है, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। समझ में आ गया। तो विलयन की फॉर्मलता क्या हो गई, विलयन की फॉर्मलता हो गई क्या, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे विलयन का आयतन, राइट। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या है, थोड़े सा जो इसमें छोटा सा डेरिवेशन आता है इन सब में, वो हम समझते हैं, उसको समझें कैसे होगा जरा देखो भाई। ये मान लें कि ये जो विलयन का आयतन है ना, V लीटर विलयन का आयतन है, तो हम ऐसे लिखें कि V लीटर आयतन वाले विलयन में कितना विलेय पदार्थ घुला है, मान लीजिए जो विलेय पदार्थ घुला है उसके ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या कुछ मान लेते हैं, W वगैरह मान लेते हैं। तो ऐसे हमने इसमें लिखा, क्या लिखा, यदि V लीटर आयतन वाले विलयन में, ऐसे मान लें
V लीटर आयतन वाले विलयन में क्या, ये जो घुलित विलेय है में घुलित विलेय के ग्राम द्रव्यमान की संख्या, ठीक है ना, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, कुछ मान लो, क्या मान लें, W मान लेते हैं, ओके, क्या है, W है। तो यदि फार्मूला देखेंगे, फार्मलता को कैपिटल F से निरूपित करते हैं, तो F इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, W ग्राम सूत्र, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या आपने W मान रखा है और आयतन क्या है, V मान रखा है। ये इक्वेशन 1 बन गया कि नहीं, V F इक्वल टू W/V। अब यहाँ पर जरा समझो कैसे हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये डिस्कस कर लें, पहली चीज़ कि जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, आपने उसमें भी देखा होगा, मोलरिटी वगैरह में भी देखा होगा कि जब हम इसमें W और V की वैल्यू रखते हैं तो कैसे रखते हैं। जैसे क्या है, ये V जो लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल V, वो क्या लीटर है। यहाँ डेरिवेशन में हम क्या मानते हैं कि इस, जैसे स्मॉल v मान रहे हैं, स्मॉल v को क्या मान रहे हैं, v क्या है, स्मॉल v है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल v है। v क्यों क्या मान लिया, विलियन का आयतन, ये कैपिटल V भी तो विलियन का आयतन ही है, लेकिन किस में, लीटर में। डेरिवेशन हम कैसे करते हैं, स्मॉल v को मान लिया, ये क्या है, विलियन का आयतन तो है भाई, विलियन का आयतन, लेकिन याद करिए ये आयतन किस में माना गया, क्यूब सेंटीमीटर, है ना, उसमें भी यही था। ये देखो जो कैपिटल V शुरू में यहाँ F इक्वल टू W/V है, V वॉल्यूम है और उसकी यूनिट क्या है, लीटर है। अब यहाँ जो डेरिवेशन में स्मॉल v माना गया है वो यही V है, लेकिन क्या माना गया, विलियन का आयतन किस में माना गया है, क्यूब सेंटीमीटर में माना गया है, राइट। तो अब हम ये कह सकते हैं, ऐसे जरिए समझाने की कोशिश करें आपको, तो जो कैपिटल V है, ये जो V लीटर है, उसी के जगह पे आपने क्या माना है, स्मॉल v माना है, राइट। और ये स्मॉल v, जैसे ये कैपिटल V तो लीटर में है, लेकिन यह जो स्मॉल v है वो किस में है, क्यूब सेंटीमीटर में है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, v क्यूब सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें तो नीचे क्या चाहिए, लीटर चाहिए, तो इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो ये बताया गया कि 1000 क्यूब सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है, समझ रहे हैं बात को, 1000 क्यूब सेंटीमीटर का 1 लीटर होता है। तो ये V क्यूब सेंटीमीटर है, तो V सेंटीमीटर क्यूब का यदि आप निकालेंगे तो V/1000 हो जाएगा, V/1000 लीटर हुआ कि नहीं। इस तरह से जो V की वैल्यू है, कैपिटल V की वैल्यू है, जो V क्यूब सेंटीमीटर है, इस V के जगह पे चलो ऐसे लिख दें, V सेंटीमीटर क्यूब, और इसको यदि लीटर में बदलते हैं तो कितना आ गया, V/1000 लीटर। अब तो समझ में आ गया होगा भाई। तो ये जो कैपिटल V है उसके जगह पर हम क्या लिख लेंगे, V/1000 लिख लेंगे। अब रहेगी बात किसकी, W की। W आपने क्या मान रखा है, W मान रखा है आपने कि विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या है। तो इसको हम ऐसे मेंशन करते हैं, एक मानते हैं स्मॉल w, क्या, स्मॉल w। स्मॉल w, कैपिटल W क्या है, जरा ध्यान देना, कैपिटल W को माना गया है विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या है कैपिटल W। स्मॉल w हम क्या मान रहे हैं भाई, ये ऊपर ही मानना है, ये क्या है, विलेय का द्रव्यमान। विलेय कौन है भाई, यही जो घुलित आयनिक पदार्थ है। तो W क्या, स्मॉल w मान लिया, विलेय की मात्रा, राइट, विलेय की मात्रा, और इसकी यूनिट क्या हो गई, ग्राम में। विलेय की मात्रा किस में है, ग्राम में है। अब दूसरी चीज़ जरा देखना, m डैश, जहाँ विलेय आ गया फिर हम क्या लेना होगा, हमें अणुभार लेना होगा ना, तो यहाँ m डैश, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि आयनिक यौगिकों में अणुभार तो लेते नहीं हैं, तो यहाँ पर अणुभार, जैसे पिछले मोलैरिटी में m डैश को हमने मॉलिक्यूलर वेट कहा था, अणुभार कहा था, यहाँ पर m डैश को हम क्या बोलने जा रहे हैं, बिल्कुल इसे बोलेंगे विलेय का, जैसे वहाँ पे विलेय का मॉलिक्यूलर वेट था,
और यहाँ पे हम बोलेंगे विलेय का सूत्र द्रव्यमान क्या है, फॉर्मूला मास है, विलेय का सूत्र द्रव्यमान। एक एक स्टेप को समझते जाइए। ओके, तो कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है भाई, कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू हमें इस डब्ल्यू की जगह पे रखना होगा तो क्या रखोगे भाई, विलेय की मात्रा कितनी है, तो विलेय की मात्रा ग्राम में डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू, और उसका विलेय का सूत्र द्रव्यमान कितना है, एम डैश है। ये डेरिवेशन कहाँ से लिया गया, जैसे ये वहाँ पे लिया गया जब विलेय के मोलों की संख्या निकालते हैं तो उसकी विलेय की मात्रा में उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। वहाँ पे मैं समझाया हूँ, उसको समझिएगा कैसे वो आता है। सेम वही लॉजिक यहाँ भी काम कर रहा है। तो W इक्वल टू क्या हो गया, W बाई एम डैश, यही इक्वेशन 1 में रख देते हैं, यानी कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है भाई, F इक्वल टू कह रहा है W बाई वी, F इक्वल टू W बाई वी। अब W की जगह पे क्या रख दें, W की जगह पे रखना है W, स्मॉल W है, ये तो कैपिटल W है, ये स्मॉल कैपिटल W की जगह पे स्मॉल W बाई एम डैश, राइट। और यहाँ V से डिवाइड है तो हमने डिवाइड का सिंबल दे दिया, और V की जगह पर क्या लिख दिया, V बाई 1000, राइट। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो F इक्वल टू लिख देंगे W बाई एम डैश, और इसको इनटू करेंगे तो ये अपोजिट उल्टा हो जाएगा, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया नीचे V हो गया ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दो एम डैश वी का मल्टीप्लाई F में आ जाएगा, तो F एम डैश वी इक्वल टू W इंटू 1000, तो W इंटू 1000 इक्वल टू आपने लिख दिया F एम डैश वी, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या मिल गया हमें, W इक्वल टू मिल गया F एम डैश वी अपान 1000। ये हमें एक छोटा सा डेरिवेशन मिला फॉर्मेलिटी के टर्म में, F के टर्म में। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, छोटा सा फॉर्मेलिटी का टॉपिक आपका ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेलिटी में और क्या चीज़ें समझनी है वो ज़रा देख लें। फॉर्मेलिटी में हम ये समझ लेते हैं एक पॉइंट कि जैसे कोई 1 लीटर का विलयन है और विलेय कितना है, 1 ग्राम सूत्र है, ठीक है, तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, फॉर्मल विलयन कहेंगे। फॉर्मल विलयन किसे कहते हैं, 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान उपस्थित होना चाहिए। मतलब हम इसको ऐसे मेंशन कर दें, आप नोट भी कर लीजिएगा कि यदि 1 लीटर विलयन में, यदि 1 लीटर विलयन में विलेय का कितना, 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान हो, 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान उपस्थित हो, ठीक है, या घुलित हो, तो विलयन को क्या कहते हैं, तो विलयन को फॉर्मल विलयन कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो विलयन को फॉर्मल विलयन कहते हैं, राइट। अगली बात हम ये समझ लेते हैं कि ऐसे विलयन को जो फॉर्मल विलयन है उसकी फॉर्मलता क्या हम मानेंगे, 1 मानेंगे, क्योंकि 1 लीटर का विलयन है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ऐसे मतलब इस विलयन की जो ऊपर आपने लिखा है, तथा इस विलयन की फॉर्मलता, तथा इस विलयन की फॉर्मलता क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाती है। ये बात तो समझ में आ गई होगी फॉर्मलता में। दूसरी बात, जैसे जब आपने शुरू में डेफिनीशन लिखा है, उस डेफिनीशन में ही कहा है कि किसी निश्चित ताप पर, यानी जो विलयन है, जो विलयन आप ले रहे हैं, जिस विलयन की फॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं, उसमें शुरू में ही आपने बोला निश्चित ताप पे। तो इसका मतलब क्या है कि विलयन की फॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है। हो गया कि नहीं, ताप परिवर्तित होगा तो उस विलयन की फॉर्मलता भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो दूसरी बात हो गई, विलयन की फॉर्मलता ताप पर
या ताप के अनुसार क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो हम यहाँ पर सेकेंड चीज इसमें मेंशन कर दे रहे हैं कि विलयन की फॉर्मलता, किसी विलयन की फॉर्मलता ताप के साथ, ताप बदलेगा तो फॉर्मलता बदलेगी, तो किसी विलयन की फॉर्मलता ताप बदलने पर या ताप बदलने से क्या होती है, बदलती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि फॉर्मलता क्या है, ताप का एक फलन है। किसी विलयन की जो फॉर्मलता होती है वो टेम्परेचर फंक्शन होती है। तो ये पूरा हमारा डिस्कस किस पे हो गया, फॉर्मलता पे हो गई। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आपको, ठीक है। इसका पिक्स ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम इसका अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। अगला टॉपिक में हम क्या बताते हैं, नॉर्मलता, ठीक है। सारे टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व होंगे और ज़्यादा हद तक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका, राइट। हाँ, तो अब नॉर्मलता देखिए, नॉर्मलता क्या होती है। इसमें भी हमारा जो विलयन का ताप है वो निश्चित रहेगा, ओके। तो इसमें हम ये कहते हैं किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। जैसे फॉर्मेलिटी में क्या था, निश्चित ताप पर विलयन के प्रति लीटर में घुलित क्या चीज, आयनिक पदार्थ की मात्रा, या आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। वहां पर जो बोली गई थी आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। यहां पर हम क्या बोलेंगे, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित जो विलेय है, जैसे वहां पर आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या थी, यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी। यानी कि विलयन तो 1 लीटर का ही लेना है, ताप भी निश्चित रखना है, लेकिन इसमें जो घोलना है, जो विलेय पदार्थ घुलेगा उसका क्या लेना है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, कैसे मेंशन करें। पहली बात हो गई कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर क्या करना है हमें, 1 लीटर का विलयन तो लेना ही है। तो किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में, 1 लीटर में घुलित क्या चीज, क्या घोलना है, घुलित विलेय के ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के क्या चीज, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और याद करिए, अभी फॉर्मेलिटी जब पढ़ा था तो यही था, किसी निश्चित ताप पर विलयन के प्रति लीटर में घुलित जो आयनिक पदार्थ था या विलेय पदार्थ था उसके क्या था, ग्राम तुल्यांक नहीं था, वहां पर क्या था, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या थी। और यहां पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर क्या कह देंगे, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता। याद हुआ, समझ में आ गया होगा। 1 लीटर का विलयन लेना है, ताप निश्चित रखना है, और उसमें जो विलेय घुलेगा उसका हमें क्या लिखना है, क्या लेना है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या लेनी है, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मेलिटी। अब यदि हम देखें तो नॉर्मलता जो विलयन की सांद्रता को निरूपित करती है, तो ये किस में निरूपित करेगी, जैसे इसकी यूनिट क्या होगी, तो हम ऐसे लिख देते हैं, नॉर्मलता जो होती है, नॉर्मलता विलयन की सांद्रता को किसमें, जैसे जरा देखो, ऊपर तो हमेशा क्या रहेगा, विलेय रहेगा, नीचे विलयन रहता है। तो विलेय किस में है, ग्राम तुल्यांक में है, नीचे विलयन है किस में है, लीटर में है। तो अब बताओ
नॉर्मलता विलयन की जो सांद्रता को नापेगा उसकी इकाई क्या होगी, ऊपर विलय लिखते हो ना, तो विलय किस में लेना है, ग्राम तुल्यांक में बटे विलयन लीटर में, तो ग्राम तुल्यांक बटे लीटर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम इसे कहेंगे नॉर्मलता विलयन की सांद्रता को ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स में व्यक्त करती है। अभी जैसे फार्मूला लिख रहे हैं तो वहाँ से भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर क्या मैं कह रहा हूँ अभी समझ में आएगी। जैसे विलयन की नॉर्मलता, हमने क्या लिखा, नॉर्मलता मतलब विलयन की नॉर्मलता, हमने लिखा विलयन की नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हुआ, ऊपर विलय की मात्रा लिखते हो ना, तो ऊपर विलय की मात्रा लिखते हो, नीचे विलयन का आयतन लिखते हैं, बस यूनिट किस में रहनी चाहिए वो देखना है। तो ऊपर विलय है तो विलय की जो मात्रा होगी वो किस में होगी, ग्राम तुल्यांक में होगी। तो ऊपर मैं क्या लिख दूं, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, राइट। नीचे क्या होता है, नीचे क्या होगा भाई, विलयन का आयतन होगा। और विलयन का आयतन किस में लेना है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में लेना होगा, आपको लीटर में लेना होगा। तो यही ना हुआ। अब बताओ, यूनिट जो यहाँ पर तुमने लिखा है तो विलय को किस में ले लिया, ग्राम तुल्यांक में, तो ऊपर ग्राम तुल्यांक हो गया, बाई है तो हमने प्रति लिख दिया, और विलयन का आयतन लीटर में है तो हमने लीटर लिख दिया। तो यूनिट हो गई कि नहीं, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यही हो गई। ठीक है, ये तो नॉर्मलता हो गई। चलो यदि हम सिंबॉलिक कहें, मान लो यहीं पे, तो ग्राम तुल्यांक को सपोज कर लीजिए कि हमने एन के रिप्रेजेंट कर दिया, और वॉल्यूम है नीचे तो इसको हमने कैपिटल वी कर दिया, एन बाई वी। तो कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन बाई वी। स्मॉल एन ध्यान देना यहाँ पर क्या है, जैसे मोलैरिटी में क्या था, विलय के मोलों की संख्या थी, वैसे यहाँ पर हमने अभी क्या सपोज किया है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखते हैं, जैसे हमने अभी तक रखते हुए हम आए हैं वैसे ही वैल्यू रखते हैं। अब इसकी कैसे रखेंगे वो ज़रा देखो। क्लियर तो हो रहे हैं ना, चलो जी देखो। अब मैं ये कह रहा हूँ, इसको हम कैसे डिस्कस करते हैं। इसमें हम ये मान लें, W क्या मान लें, जैसे स्मॉल w क्या मान रहे हैं, क्या मानते हैं हमेशा, विलय का द्रव्यमान मानते हैं। किस में मानते हैं, ग्राम में। तो हम यहाँ पर सिंबॉलिक लिख रहे हैं, W इक्वल टू स्मॉल w इक्वल टू क्या लिखा, विलय का द्रव्यमान, है ना, यही तो मानते हैं, विलय का द्रव्यमान। और विलय का द्रव्यमान हमने किस में ले रखा, ग्राम में, ग्राम में। फिर क्या मान लें, जैसे बाकी जगह पे हम अणुभार मानते थे, यहाँ पर क्या हमें मानना पड़ेगा, तुल्यांक है ना, ग्राम तुल्यांक है। तो हम यहाँ E को, जैसे इक्विवेलेंट से E लिया हुआ है, E को हमने क्या ले लिया, विलय का क्या है, ये तुल्यांक भार है। E क्या मान लिया, विलय का तुल्यांक भार। पीछे के डेरिवेशन में देखो, E के जगह पे m डैश है और वहाँ पर वो कहा गया विलय का अणुभार। यहाँ पर E को क्या मान लिया, विलय का तुल्यांक भार। बिल्कुल सिमिलर चीज़ें चल रही हैं, हमें इसी यूनिट के अकॉर्डिंग क्या है उसमें चेंजिंग करनी है। तो अब जरा बता दो भाई, यदि हम पूछें विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यदि हम आपसे पूछें कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रखा है, वो क्या हो जाएगा, W बाई ई। पीछे के इंट्रोडक्शन को देखते हैं, बिल्कुल क्लियर होगा, W बाई ई। ये चीज़ हमें मिल गया, यानी कि इस स्मॉल एन के जगह पर हम क्या सब पुट कर लेंगे, क्या रख लेंगे, W बाई ई रख लेंगे, राइट। अब V को तो वही चीज़ें हैं भाई, V के लिए पहले स्मॉल V मानेंगे। स्मॉल V क्या मानते हो, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इसकी यूनिट क्या ले लेते हो, क्यूब सेंटीमीटर, राइट। और अब सीधे मैं लिख रहा हूँ, कई बार इसको मैं बता चुका, कैपिटल V क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और हमें तो आयतन लीटर में लेना है, और जब इसको लीटर में बदलते हो
तो वी बाई 1000 लीटर आ जाता है। पहले भी डिराइव करके ये समझाया कैसे आता है। तो v इक्वल टू हमें क्या मिल गया, स्मॉल v बाई v इक्वल टू ये कैपिटल V इक्वल टू क्या है, स्मॉल v बाई 1000 लीटर। अब यही हम n इक्वल टू पुट कर दें, चूँकि n इक्वल टू आपने क्या पढ़ रखा, n इक्वल टू स्मॉल n बाई v लिखा हुआ है, स्मॉल n की जगह क्या लिख दें, w बाई e लिख दें, और यहाँ बाई है, बाई को मैंने यहाँ पे अपान को डिवीजन कर लिया और v को क्या लिख दिया, v बाई 1000 लिख दिया, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल वही जो पहले बताया गया है बिल्कुल उसी तरह से कर देना है भाई। n इक्वल टू क्या हो गया, w बाई ई इंटू 1000 बाई v हो गया, ठीक है। डिवीजन क्रॉस में हुआ तो इधर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर चेंज हो गया। अब यहाँ से e इंटू वी का n में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल गया, w इंटू 1000 इक्वल टू n ई वी मिल गया, ठीक है। तो w इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n ई वी अपान 1000। ये डेरिवेशन हो गया किसके लिए, नॉर्मेलिटी के लिए। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताओ भाई, नॉर्मलता की डेफिनेशन में ही निश्चित ताप लिखा हुआ है, तो ये फैक्ट हुआ कि नहीं, किसी विलयन की नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है। हो गया, किसी विलयन की निर्भरता, किसी विलयन की नॉर्मलता क्या होती है, ताप पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। ओके, तो ये हमने नॉर्मेलिटी समझ लिया, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मोलरिता और नॉर्मलता। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, क्या चीज़, मोलरिता तथा नॉर्मलता में क्या रिलेशन है। देखो, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में जो रिलेशन होता है, याद करिए, मोलरिता में क्या आया था, विलेय का अणुभार आया था, और नॉर्मलता में क्या आया है, विलेय का तुल्यांक भार आया है कि नहीं। तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, मोलरिता, बहुत आसान है याद करना, मोलरिता इनटू, क्योंकि मोलरिता में विलेय का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, तो मोलरिता में हम किसका मल्टीप्लाई कर लें, विलेय का क्या चीज़, मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार, और विलयन में यदि हम नॉर्मलता को देखें तो नॉर्मलता में क्या आती है, नॉर्मलता में क्या आती है, अभी अभी पढ़ा आपने, विलेय का तुल्यांकी भार आता है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर लें, विलेय का तुल्यांक भार, यही रिलेशन है क्या, मोलरिता गुणे विलेय का अणुभार इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलता इंटू विलेय का तुल्यांक भार। अब यहाँ से यदि हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है तो सो इजी, नॉर्मलता इक्वल टू क्या हो जाएगी, नॉर्मलता किसके बराबर हो जाएगी, इसका डिवाइड हो जाएगा क्या, मोलरिटी में हम मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर वेट एब्सोल्यूट, विलेय का अणुभार, और इसमें डिवीजन किसका आ जाएगा, ये जो सैल्यूट है उसका तुल्यांक भार। तो अपान में क्या आ गया, विलेय का तुल्यांक भार। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन किस पे आ गया, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होते हैं। ओके, ये चीज़ हो गया, इसका भी पिक्स ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हमारे इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, और वो टॉपिक है क्या, मोल फ्रैक्शन का, है ना। तो अब हम मोल फ्रैक्शन पढ़ लेंगे, तो ये आज का ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा, फिर हम इस पर कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। हाँ, अगला जो टॉपिक हम लोगों का है वो है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज्य क्या होता है। अच्छा, इस बार मैंने देखा बोर्ड एग्जाम में भी, मतलब मोल फ्रैक्शन पे एक न्यूमेरिकल आया था 2 नंबर का, 2 मार्क्स का। तो ऑलमोस्ट हर साल कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, हाँ, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी, इससे एक न्यूमेरिकल आ रहा है 2 नंबर का, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर मैं इस पर न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूँगा, राइट।
तो अब चलो देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल प्रभाज्य क्या होता है ना। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि जैसे अभी आपने देखा कि जो फॉर्मेलिटी थी, फॉर्मलता थी, वो आयनिक यौगिकों के विलयन की सांद्रता को बताती थी, उसी तरह से जो मोल प्रभाज्य होगा वो मोस्टली ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि द्रव द्रव विलयन के सांद्रण को व्यक्त करती है। पहली बात क्या होगी, मोल प्रभाज्य जो है, जो मोल प्रभाज्य है वो कैसे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करती है, तो द्रव द्रव विलयन। द्रव द्रव विलयन का मतलब कि विलेय और विलायक दोनों ही क्या है, लिक्विड है, द्रव है, ठीक है ना। तो पहली बात इसमें एक फैक्ट ये समझ लीजिए कि जो मोल फ्रैक्शन है, जो मोल प्रभाज्य है, वो जनरली मतलब हमेशा नहीं, जनरली अक्सर, तो मोल प्रभाज्य प्रायः कैसे, द्रव द्रव विलयन के सांद्रण को व्यक्त करती है, राइट। और इसको हम किससे निरूपित करते हैं, इसे हम ऐसे जाई, एक्स जैसे बन रहा है थोड़ा सा बड़ा, जाई से निरूपित करते हैं। ये तो एक फैक्ट हो गया। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जैसे कोई विलयन है, ठीक है, तो किसी विलयन में क्या होगा, सल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, विलेय होगा, विलायक होगा। तो जो भी सॉल्यूशन विलयन जिससे भी मिलकर बना वो क्या है, विलयन का घटक है। घटक कौन है, घटक सल्यूट हैं और सॉल्वेंट हैं। तो एक विलयन में किसी भी घटक का मोल प्रभाज्य क्या होगा, जैसे चलिए हम नोट करें तब आपको समझने में आसानी होगी। मैं कह रहा हूं कि किसी विलयन में, एक विलयन में, ठीक है, किसी घटक का मोल प्रभाज्य निकालेंगे। विलयन किससे बना, बहुत सारे घटकों से बना, वो घटक कौन है, विलेय और विलायक हैं। तो किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज्य उस घटक के, जिसका हमें मोल प्रभाज्य निकालना है, ठीक है, कि एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज्य उस घटक के, मतलब जिस घटक का निकालने जा रहे हैं ना, तो उस घटक के मोलों की संख्या, राइट। जिस घटक का मोल प्रभाज्य निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित जितने घटक हैं सभी के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज्य उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित जितने भी घटक हैं सभी घटकों के मोलों की संख्या का क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है ना, का अनुपात होता है। तो मोल प्रभाव समझ में आ गया। फिर से समझ लीजिए, मैंने बताया कि कोई भी विलयन किससे बनता है, घटक से बनता है। अब कई घटक जैसे विलेय और विलायक ही घटक हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी घटक का मोल प्रभाज्य निकालना है तो उस घटक का जितना मोल होगा उतना अपान विलयन में कुल जितने मोल होंगे, सभी घटकों के कुल जितने मोल होंगे उसका अनुपात हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि एक घटक का मोल प्रभाज्य क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उस घटक के मोलों की संख्या, एक घटक जिसका निकालना है, ठीक है ना, तो घटक की मोलों की संख्या और हम डिवाइड कर देंगे किससे, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से। क्या लिख दें, विलयन में उपस्थित
कुल मोलों की संख्या। ओके, तो ये तो हो गया किसी घटक का मोल फ्रैक्शन हो गया। थोड़ा सा इसमें हम जैसे ये समझ ले, जैसे कोई विलयन है, मान लीजिए कोई विलयन है। ओके, उस विलयन में दो घटक हैं, ठीक है। एक विलयन है, उस विलयन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, विलय और विलायक। तो हम मान लेते हैं कोई विलयन है, उसमें दो घटक हैं, एक घटक ए है और दूसरा घटक कौन है, बी है। विलयन किससे मिलके बना, घटक ए और घटक बी से विलयन बना। अब ये मान लें कि घटक ए में जो मोल हैं वो कितने हैं, मोलों की संख्या, घटक ए में मोलों की संख्या हम कितनी मान ले रहे हैं, मोलों की संख्या Na, और बी में मोलों की संख्या क्या मान लें, मोलों की संख्या क्या मान लें, Nb। तो अब यदि हम आपसे ये पूछें कि ए का मोल प्रभाज्य क्या होगा, जैसे ये पूछे हम घटक ए का मोल प्रभाज्य, तो सबसे पहले घटक ए का मोल प्रभाज्य का सिंबल क्या है, जाई है, ए है तो हमने ए लिख दिया। इसको हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। तो क्या है, जिसका हमें मोल प्रभाज्य निकालना है उसके मोलों की संख्या, तो ए के मोलों की संख्या कितनी है, Na, अपान में क्या है, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो विलयन किससे बना, ए और बी से, और कुल मोल कितने हो जाएंगे, Na प्लस Nb, तो ये हो गया Na प्लस Nb। अब तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम चाहें तो घटक B का मोल प्रभाज्य निकाल सकते हैं। घटक B का जो मोल प्रभाज्य होगा उसे हम जाई B कर दें, तो जब B का निकालना है तो B के मोलों की संख्या ऊपर लिख देंगे और अपान विलयन में कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb, राइट। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, किस पे, किस पे, पूरे विलयन में सांद्रता को निरूपित करने वाले जितने भी टर्म हैं। क्या क्या आपने पढ़ा, पहले पढ़ा मोलैरिटी, फिर क्या पढ़ा मोलैलिटी, उसके बाद से फिर क्या पढ़ा, उसके बाद से पढ़ा फॉर्मेलिटी, फिर पढ़ा नॉर्मेलिटी, और फिर का लास्ट में आपने देखा मोल फ्रैक्शन। इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो मोलैरिटी होती है, ओके, मोलैरिटी थी, फॉर्मेलिटी थी, और क्या हो गई, नॉर्मेलिटी। ये तीन चीज़ें आप ध्यान दिए होंगे कि इन तीनों चीज़ों में विलयन की सांद्रता ताप पे निर्भर करी थी, लेकिन जो मोललता थी, मोललता, दूसरी बात और क्या था, जो मोल फ्रैक्शन था, इन दोनों में ताप का कोई रिलेशन नहीं दिया गया था। क्या क्या था, मोलैलिटी, मोललता और मोल फ्रैक्शन, इसमें जो है ताप का प्रभाव नहीं दिया था, जबकि मोलरता, फॉर्मेलता और नॉर्मलता ये तीनों टेम्परेचर पे डिपेंड करी थी। तो ये तो पूरा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, और नेक्स्ट डे हम कोशिश करेंगे फिजिक्स में जो मैंने शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उस पे कुछ अगला इंट्रोडक्शन आपको देंगे, राइट। ओके जी।